नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो के क्रम में हिंदी का टॉपिक है अब्बे। अब्बे पे बातचीत करेंगे इसलिए क्योंकि अब्बे से आने वाले प्रश्न गलत कर देते हैं आप लोग। प्रैक्टिस सेट में अक्सर देखा जाता है कि यहाँ से प्रश्न बहुत गलत होते हैं, तो इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और केंद्रीय विद्यालय की जो आपका परीक्षा हो रहा है उसमें बहुत सहयोग करेगा। तो आज का टॉपिक है अब्बे। अब्बे का मतलब जो व्यय ना हो, जो खर्चा ना हो, जो ज्यों का त्यों बना रहे, वही क्या है, अब्बे है। अब्बे का मतलब क्या है, जो व्यय ना हो। इसकी अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या है, व्यय लिखा हुआ है ना अब्बे में। व्यय का मतलब खर्च, और आ का मतलब क्या, जो खर्च ना हो, जो हटे ना, जो ज्यों का त्यों बना रह जाए, वही अब्बे है। अब हम परिभाषा के माध्यम से देखते हैं, जो इसमें किताब की भाषा में जो परिभाषा लिखा हुआ है, इसके माध्यम से आपको दिखाने का एक बार प्रयास करते हैं कि अब्बे की क्या परिभाषा है। इसमें परिभाषा अब्बे में लिखा हुआ है, देखिए दिख रहा होगा ना। परिभाषा में लिखा है, अब्बे ऐसे शब्द हैं जिनके रूप में कभी कोई बदलाव नहीं होता है, वह हमेशा एक जैसे, अर्थात उन पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका नहीं प्रभाव पड़ता है, लिंग का, वचन का, पुरुष और कारक। आप लोग पहले से जानते हो कि लिंग कितने हैं हिंदी में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। वचन जानते हो कितने हैं, पुरुष जानते हैं आप लोग कितने हैं, कारक इत्यादि का वीडियो पढ़ चुका है, और इसके बारे में इतना तो उम्मीद हम कर ही सकते हैं कि आप पहले से जानते हैं। इनका इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात ये ज्यों के त्यों बने रहते हैं। अब जैसे में लिखा है कल, कल, अब कल का अगर हम देखें पुरुष पे, तो चाहे लड़की कल स्कूल जा रही हो या जा रही थी, या लड़का जा रहा था, तो कल का कोई प्रभाव पड़ा, वो नहीं बदलता है। वो देखिए इसके अनुसार नहीं बदलता है। कोई कारक है, मान लीजिए अपादान, संप्रदान, उस कारक का भी कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ने वाला है। अभी, वह अभी कर रहा है, तो इसका ना लिंग पे कोई प्रभाव है, ना तो कारक पे कोई प्रभाव है, और ना ही पुरुष पे कोई प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी, ठीक, वाह इत्यादि इसके उदाहरण है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये अव्यय है, ये व्यय नहीं होते हैं, ज्यों के त्यों बने रहते हैं। अब हम देखेंगे अव्यय के भेद। अव्यय के भेद, अव्यय कितने प्रकार के हैं, अव्यय 4 प्रकार के हैं। मुख्य रूप से अव्यय कितने प्रकार से हैं, 4 प्रकार के हैं। अब यहां दिखाते हैं आपको अव्यय के कितने प्रकार हैं। अव्यय के ये 4 प्रकार दिए हैं। ये देखिए अव्यय के कितने भेद हैं, ये 4 भेद हैं अव्यय के। अव्यय के 4 भेद हैं, कौन कौन से, मुख्य रूप से क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब सब पे एक बार हम रिव्यू करके देखते हैं। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, वह अव्यय जो वाक्य में क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब क्रिया क्या होता है, क्रिया जैसे खाना, पीना, लिखना, पढ़ना इत्यादि क्रियाएं हैं, तो ये क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे वो लिखती है तो वह धीरे धीरे लिखती है, वह पढ़ता है वह जोर से पढ़ता है, तेज तेज पढ़ता है, ये सभी क्या हो गए, उसके विशेषताएं हो गए। अब इसमें जो किताब में नोट्स में हमारे वाक्य है उसके अनुसार से देखेंगे। जैसे इसमें लिखा है यहाँ पे कि राम धीरे धीरे खाता है, तो राम खाता है, खाना उसका क्या है, क्रिया है, लेकिन उसका धीरे धीरे खाना क्या बताता है, क्रिया विशेषण बताता है। गीता सुंदर लिखती है, लिखना उसका क्या है, क्रिया है, लेकिन उसका सुंदर लिखना क्या है, क्रिया विशेषण है। देखिए ये तो इसके उदाहरण हो गए। अब हम दूसरा देखेंगे, ये तो प्रकार आपका हो गया, इसके भी कई भेद बताए गए क्रिया विशेषण के अर्थ के आधार पे। अगर हम स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक या रीतिवाचक, एक बार इसको भी देख लेते हैं। स्थानवाचक में वह क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया की स्थिति यानी स्थान या दिशा का बोध कराएं, वो स्थानवाचक में आ जाएंगे। तो स्थानवाचक को भी पार्ट में बांट दिया गया है, स्थिति और दिशा। जैसे रोहन यहाँ रोज आता है, तो उसकी स्थिति है कि यहाँ आना, कोचिंग में आना या विद्यालय में आना, उसकी क्या है, वह स्थिति है। और दुकान की कोई लोकेशन दिखा दें, इसमें लिखा दिख नहीं रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, कितना जूम करेंगे हम, ठीक है, इसमें दिखा देते हैं आपको। रोहन यहाँ रोज आता है, उसकी क्या है, स्थिति है। और दुकान दाईं तरफ है या स्कूल बाएं तरफ है, उसका क्या है, स्थान है। कालवाचक क्रिया विशेषण में देखें, वह क्रिया विशेषण जो क्रिया के काल या समय का बोध करा दे, काल या समय का बोध करा दे। जैसे आपका परीक्षा 20 तारीख को है, राधिका परसों परीक्षा देने जाएगी, वह देर रात तक पढ़ेगा, किसी समय का बोध कराएंगे तो कालवाचक, काल का मतलब ही समय होता है। काल का क्या मतलब होता है, काल का मतलब ही समय होता है। अब इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण को भी 2-3 भागों में बांट दिया है सहयोग के लिए आपके। इसमें समयवाचक है। अब समय का जो
इंडिकेट करे, जो समय की तरफ संकेत करे, जैसे आज का समय, कल का समय, परसों या अभी का समय, तुरंत, ये सब समय के लिए है। अवधि, अवधि थोड़ा जैसे रात भर, एक या महीने भर, दिन भर, आजकल, नित्य, ये सब क्या करते हैं, अवधिवाचक हो जाते हैं। और बारंबारता वाचक इसमें भी है कि जो रिपीटेशन होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, बार बार एक ही, जैसे हर बार कोई चीज रिपीट हो जाए, कई बार हो जाए या प्रतिदिन हो जाए, इस तरीके से जो होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। परिमाण का मतलब है नाप तौल। परिमाण का मतलब क्या है, कितना, कितना में। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या करते हैं, वो कितना होने का बोध कराते हैं कि वो कितनी मात्रा में है। जैसे मैं इसमें देखिए उदाहरण में दिया हुआ है, इसमें उदाहरण में आपके है, मैं अत्यंत चिंतित हूं, यह बताता है मैं कितनी मात्रा में चिंतित हूं, यही दिखाता है ना। वह लगभग गिरने ही वाला था, इसमें भी परिमाण बताता है। रमेश राधिका जितना नहीं बोलता है, तुलनात्मक रूप से है कि वो उसके उतना नहीं बोलता है, उसके जितना नहीं बोलता है। पर्याप्त क्या है, परिमाण बता रहा है। परिमाण का मात्रा है ना। विजेताओं ने बारी बारी से अपने पुरस्कार प्राप्त किए, तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। और परिमाणवाचक क्रिया के विशेषण के देखिए कुछ प्रकार भी अब लिए गए। जैसे अधिकता बोधक में है, ये भी परिमाण है, लेकिन सर्वथा, पूर्णतया, अत्यंत, अति। न्यूनता बोधक में अगर हम बात करें, जो न्यून में हो, उसमें है कुछ, जरा, किंचित। पर्याप्त बोधक में अगर बात करें तो काफी, पर्याप्त, ठीक। तुलना बोधक में बात करें कम, अधिक, इतना, कितना। और श्रेणी बोधक में बात करें तो जरा जरा, थोड़ा या बारी बारी से। अब हम बात करें रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब क्या होता है, कैसे। बारिश हो रही है तो कैसे बारिश हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। हम सब खाना बना लेंगे, हम सब मिल के खाना बना लेंगे। कैसे खाना बना लेंगे, मिल के। मेस नहीं आया तो क्या करोगे, खाना मिल के बनाओगे, तो हम लोग खाना मिल के बना लेंगे। ये सब रीतिवाचक है। रीति का मतलब कैसे, किस प्रकार से, किस तरीके से। संबंध का मतलब है जो एक वाक्य दूसरे वाक्यों से संबंध बता देता है, संबंध बोधक कहता है। जैसे वह दिन भर घूमता है, तो वह घूमता है लेकिन दिन भर घूमता है। वह मेरे बाद में पढ़ने आया, वो संबंध बता रहा है ना कि मेरे बाद में, तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा। संबंध बोधक अव्यय के कुछ भेद हैं, जो काल, स्थान, विरोध, स्थानवाचक, दिशावाचक, संग्रहवाचक और व्यतिरेकवाचक। विषयवाचक है, सीमावाचक है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, समुच्चय बोधक पे बात करेंगे अब हम, जहां पे इंपॉर्टेंट है। और इसके प्रश्नों को अभी हम हल करेंगे या अगली वीडियो में हल करेंगे, तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से इससे प्रश्न बनते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय में है जो शब्द एक वाक्य या शब्दों के दूसरे वाक्य या शब्दों से संबंध बताए या जोड़े। संबंध बताए या जोड़े, तो रमेश और गीता क्या स्कूल जाते हैं, तो इनको जोड़ने का काम कर रहा है। राम हंसता है और सीता रोती है, यहां भी जोड़ रहा है। समुच्चय बोधक के कार्य क्या होते हैं, दो सरल वाक्य को जोड़ता है। राम जाता है और गगन आता है, या गगन, हाँ, राम जाता है, गगन आता है। ये सरल शब्द है ना, ये सरल शब्द है। इन सरल शब्दों को जोड़ देता है। वह दो या दो से अधिक वाक्यों, शब्दों में किसी एक का ग्रहण या परित्याग करता है। इसमें भी क्या सरल वाक्य है, उनको जोड़ने का काम करता है। तुम आना या मुकेश को भेज देना। तो इस प्रकार से समुच्चय बोधक अव्यय के भेद, इसमें व्याधिकरण है, करणवाचक है, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, इतने महत्वपूर्ण नहीं। जो महत्वपूर्ण उस पर बात करेंगे हम। विस्मयादि बोधक है वह अव्यय जिससे हर्ष, विस्मय, लज्जा, शोक, आश्चर्य आदि मनोभाव प्रकट होते हैं, वो विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे हाय मेरा सब कुछ चला गया, मेरा सब कुछ लुट गया, अरे यह क्या हो गया, वाह तुमने गजब कर दिया, हाय वाह चल बसा, ये सब हैं। और इनके कुछ भेद दिए हैं, तो भेद उतने महत्वपूर्ण नहीं है। निपात देख लेते हैं, निपात बहुत महत्वपूर्ण है। निपात में वह अव्यय हैं जिनका प्रयोग निरर्थक शब्द, शब्द समूह अथवा पूरे वाक्य में अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। ये तो इसकी परिभाषा लिख गया किताबी भाषा में। हम लोग बता देते हैं कि निपात का मतलब है जोड़ देना, जहाँ पे बहुत तेजी से साथ प्रेस करके कोई बात कही जाए। जैसे अंग्रेजी में हैव टू का प्रयोग कर देते हैं कभी कभी जोर लगाने के लिए, ऐसे हिंदी में निपात होते हैं। निपात सहायक शब्द होते हुए वाक्य अंग होते हैं। निपात के भाषण का समय, उमंग, वेदना आदि प्रकट होते हैं। लेकिन इतना मान के चलो कि आप इसमें जोर दिया जाता है, काफी स्ट्रिक्टली बात कही जाती है, तुम ही जाओगे। कोई बात है, कहीं कौन जाएगा, तुम ही जाओगे, तो स्ट्रिक्टली बात कही जा रही है, इसलिए इसको निपात को ऐसे ही समझना। वह राम तो चला गया है, राम तो चला गया, तो भी शब्द का भी प्रयोग होता है।
तुम भी आओगे, तुम भी चलोगे। जहां पर जोर लगेगा वहां पर निपात होगा। निपात के काम है प्रश्न बोध गान कराना, आश्चर्य सूचकता का बोध कराना, विशेषत्व का बोध कराना, वाक्य में किसी विशेष पर बल देना। आप कभी पकड़ना चाहो तो बल देने वाले बात से ही इसको यूज करके पकड़ सकते हो कि निपात यहाँ पर प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रश्नों में यूपी टेट और बहुत सारी परीक्षाओं में निपात के बारे में पूछे जाते हैं कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें बताते हैं निपात कौन है, उसमें ऑप्शन होते हैं। ऐसे प्रैक्टिस करना। अगली वीडियो में आपको हम और भी तरीके से समझाएंगे प्रैक्टिस ला करके। आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। आप लोग देखिए, स्वस्थ और मस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।